आप सभी को सादर नमस्कार। आज हम ऐसे महापुरुष की जीवन दर्शन पर चर्चा करेंगे जिन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन दिया, जो प्रगतिशील विचारधारा के प्रवर्तक थे, गंभीर दार्शनिक थे और समस्त भारत को अपना परिवार मानने वाले ऐसे व्यक्तित्व के धनी पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, जिन्होंने एकात्म मानववाद, स्वदेशी, सर्वोदय और ग्राम स्वराज की जो विचारधारा है उसको पूरे राष्ट्र के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक वर्ग के अंदर जन जन तक पहुंचाकर राष्ट्र के नव निर्माण में अपना पूरा सहयोग दिया। ऐसे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी का जो योगदान, राष्ट्र के प्रति योगदान है, वो अविस्मरणीय रहेगा। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी का जन्म उनके नाना जी पंडित चुन्नीलाल जी शुक्ल के घर, जो कि धानक्या गांव अजमेर और जयपुर के मध्य में स्थित है, वहां पे हुआ था। उनके माताजी रामप्यारी और पिताजी भगवती प्रसाद जी उपाध्याय ये यूपी मथुरा जिले के नांगल नगला चंद्र भान गांव के रहने वाले, और जो कि अब दीनदयाल धाम के नाम से इस गांव को जाना जाता है, वहां के निवासी रहे। पंडित दीनदयाल जी का बाल्यकाल बहुत ही कठिन परिस्थितियों के अंदर बीता था। 3 साल की उम्र में उनके पिताजी का देहावसान हो गया था और उसके बाद में 8 साल की उम्र में उनकी माताजी की मृत्यु हो गई और आगे चलकर 14 साल की उम्र में उनके छोटे भाई, उनकी भी मृत्यु गंभीर बीमारी के चलते हो गई थी। इस तरह से पूरा परिवार जो है अस्त व्यस्त हो गया, बिखर गया। इसके कारण से उनकी शिक्षा उनके मामा जी, जो कि रेलवे में कार्यरत थे, उनके द्वारा की गई। अध्ययन काल के अंदर पंडित दीनदयाल जी बहुत ही गुणवत्तापूर्वक उन्होंने अध्ययन किया। सीमित संसाधन होते हुए भी उन्होंने उच्च गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए उन्होंने जो 8वीं कक्षा वो अलवर बोर्ड से, उसके अलावा माध्यमिक कक्षा अजमेर बोर्ड से करते हुए उसके बाद में हाई स्कूल वो बिरला कॉलेज पिलानी से उन्होंने की। कॉलेज अध्ययन के काल में उनका अच्छी गुणवत्ता के कारण से उनको कई छात्रवृत्तियां मिलती थी और बिरला ग्रुप के द्वारा उनको समय समय पर पारितोषिक प्रदान किए गए। उसके बाद में आगे चलकर उन्होंने सनातन कॉलेज कानपुर, वहां से इन्होंने बीए किया और एमए करने के लिए इन्होंने सेंट जॉन कॉलेज आगरा में एडमिशन लिया। लेकिन उनकी चाची जी का उस टाइम तबीयत काफी खराब होने के कारण से उनको मध्य के अंदर ही ये पढ़ाई, एमए की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। आगे चलकर जब उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कैसे प्रवेश हुआ, इसके पर थोड़ा सा विचार करते हैं। जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे तो ग्रेजुएशन के दौरान ही उनके 2 दोस्त बालाजी महासाब्दे और सुंदर सिंह भंडारी, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के बारे में पंडित दीनदयाल जी को बताया और फिर पंडित दीनदयाल जी तत्कालीन प्रचारक माननीय भाऊराव देवरस उनसे मिले और जब उनके साथ में वार्ता हुई, वो वार्ता से उतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बाद में निरंतर रूप से संघ की शाखा में जाने लगे और एक सक्रिय स्वयंसेवक के रूप में वो अपनी भूमिका निभाने लगे। इसके चलते 1942 में उन्होंने नागपुर में तृतीय संघ का जो तृतीय वर्ष प्रशिक्षण वो प्राप्त किया और प्राप्त ही नहीं किया कि उन्होंने तृतीय वर्ष में बौद्धिक परीक्षा के अंदर पूरे वर्ग के अंदर उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो इस तरह से आगे चलकर वो उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक के रूप में उन्होंने अपना दायित्व निभाते हुए मार्गदर्शन दिया।
इस दौरान मामी जी के कहने के ऊपर उन्होंने सिविल सर्विसेज का कंपटीशन दिया और सिविल सर्विसेज में उनका चयन हो गया। लेकिन तब तक क्योंकि उनका विचार पूरा राष्ट्र के प्रति समर्पण में उनका मन बन गया था, इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित करने का मन बना लिया। इसलिए उन्होंने जो सरकारी सेवा है वो उन्होंने सरकारी सेवा ज्वाइन नहीं करी, उनको त्याग कर दिया। राष्ट्र के लिए उन्होंने अपनी सरकारी सेवा को, जो बहुत अच्छी सेवा थी, लेकिन उसका भी उन्होंने त्याग कर दिया। उनकी विचारधारा थी कि उनके क्या विचारधारा थी कि यदि मानव को केंद्र में रखकर सामाजिक और राजनीतिक एक मॉडल बनाया जाए तो इस तरह से सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है किया जा सकता है। उनके एक और विचार था कि हमको नई टेक्नोलॉजी लानी है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी लाने के साथ साथ में अपने को हमारे जो भारतीय संस्कृति के जो मूल्य है उनको भी छेड़ना नहीं है। यानी भारतीय संस्कृति जो हमारी सनातन संस्कृति है उसके मूल्य को साथ में रखते हुए नई टेक्नोलॉजी को हम रखेंगे तो हमारी जो संस्कृति उसको भी हम बनाए रख पाएंगे और संसार के साथ में, दुनिया के साथ में हम प्रोग्रेस भी कर पाएंगे। तो ये परिकल्पना और विचारधारा उन्होंने दी। उन्होंने अपने जीवन काल में संपादन और लेखन के द्वारा अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाया और इसके लिए उन्होंने राष्ट्र धर्म मासिक पत्रिका, पांचजन्य साप्ताहिक पत्रिका और स्वदेश दैनिक जो है उसका पत्रिका संपादन किया। इसके अलावा राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए उन्होंने एक हिंदी नाटक लिखा, चंद्रगुप्त मौर्य, और डॉक्टर हेडगेवार जी की जीवन के ऊपर भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी। इस तरह से लेखन और संपादन का कार्य करके उन्होंने अपनी जो विचारधारा है, अपनी राष्ट्रीय विचारधारा, उनको जन जन तक पहुंचाकर राष्ट्र निर्माण के अंदर पूरा सहयोग दिया। अब भारतीय जनसंघ में उनकी क्या भूमिका रही? डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, उन्होंने 1951 में ये उनके मन में भाव आया कि एक ऐसा राजनीतिक संगठन बनाया जाए जो राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत संगठन हो। तो इसके लिए बनाने के दौरान उन्होंने तत्कालीन सर संचालक जी श्री गुरुजी से श्यामा प्रकाश जी मुखर्जी मिले और मिलने के बाद में श्री गुरुजी ने पंडित दीनदयाल जी को कहा कि आप श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के साथ में आप एक राजनीतिक संगठन के अपने उनका सहयोग दीजिए जिसका जो भारतीय जनसंघ के रूप में इसका संगठन हो गया। प्रारंभ में उनको संगठन मंत्री के रूप में दायित्व दिया गया था, लेकिन आगे चलकर उनकी योग्यता को देखते हुए अखिल भारतीय महामंत्री के रूप में वो काफी लंबे समय तक रहे। डॉक्टर श्यामा प्रकाश जी मुखर्जी और दीनदयाल जी उपाध्याय के बीच में काफी राष्ट्रीय जो मूल्य है उनको लेते हुए राष्ट्रीय विचारधारा को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए उसके लिए समय समय पर अपने विचार विमर्श आपस में वो विचार विमर्श करते थे, उस पर चिंतन करते थे। और भारतीय जनसंघ के जो उद्देश्य है, उसके जो ऑब्जेक्टिव है, उसको राष्ट्रीय भावना को विकसित करते हुए आपस में विचार विमर्श करके वो जन जन तक पहुंचाने के लिए समय समय पर बैठ के करते थे। जहां भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी पंडित दीनदयाल जी से इतने प्रभावित थे कि वो जहां भी जाते उनकी प्रशंसा करते हुए थकते नहीं थे। डॉक्टर श्यामा प्रकाश जी मुखर्जी की अचानक मृत्यु के बाद में पंडित दीनदयाल जी के ऊपर अचानक पूरे संगठन का दायित्व आ गया, लेकिन क्योंकि उनका नेतृत्व कुशल नेतृत्व था और उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस था, तो वो होने के कारण से उन्होंने जो अचानक जो दायित्व आया उसको निर्वहन किया। निर्वहन करने के बाद में 15 साल तक वो निरंतर इस संगठन के मुख्य
के रूप में उन्होंने उस पूरे संगठन को मार्गदर्शन दिया। इस दौरान उन्होंने छोटे छोटे इलाकों में जाकर संघ की विचारधारा से राष्ट्र निर्माण के लिए जन जन तक जागृत करने का प्रयास किया। ऐसे थे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने प्रगतिशील राष्ट्र की परिकल्पना रखते हुए राष्ट्र के नवनिर्माण में पूरा अपना सहयोग दिया। अब एकात्म मानववाद के ऊपर थोड़ा सा विचार करते हैं। एकात्म मानववाद क्या है कि इस परिकल्पना या इस विचारधारा में क्या है, ग्राम स्वराज और सर्वोदय जैसे रचनात्मक सिद्धांतों द्वारा भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ाने के ऊपर इस विचारधारा में जोर दिया गया। और इसमें पंडित दीनदयाल जी की जो परिकल्पना थी वो ये थी, उनका जो सोच था कि मानव को केंद्र रखकर एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जो जिस मॉडल के ऊपर सामाजिक यानी इसके केंद्र में कौन रहेगा, मानव को केंद्र रखते हुए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ये गतिविधियां इस पे पूरे प्रॉपरली फोकस करके और अच्छी गुणवत्ता पूर्वक यदि कार्य किए जाए तो हम हमारे राष्ट्र के नवनिर्माण में ये भागीदारी निभा सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने मानव के व्यक्तिगत 4 पुरुषार्थ के ऊपर जोर दिया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आपको धर्म, अर्थ और काम ये जो 3 कार्य है उसके ऊपर पूरा फोकस करके यदि आप कार्य करोगे तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर पाओगे। धर्म का मतलब है कि आचरण, आपका आचरण, जीवन जीने का जो आपका तरीका है वो। इसके अलावा अर्थ से संबंधित है, धन और संपदा से संबंधित है। काम का मतलब है आपका स्वीकार्यता और आपका जो संतुष्टि का स्तर। इसके अलावा मोक्ष यानी आपका लिबरेशन या आजादी। तो इस तरह से यदि उन्होंने ये विचार रखा कि यदि इन चारों विचारों को संतुलित रखकर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों में यदि कार्य किया जाए तो एक प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण की परिकल्पना को हम साकार कर सकते हैं। तो ये एकात्म मानववाद का जो दर्शन उन्होंने दिया ये राष्ट्र के नवनिर्माण में बहुत ही सहयोगी रहा। इस तरह से उन्होंने पूरा योगदान, उनका पूरा जीवन काल पूरे राष्ट्र के लिए के नवनिर्माण में समर्पित हुआ और काफी उनका योगदान इस अपने जीवन काल के अंदर पूरा उन्होंने अपना जीवन इस राष्ट्र के नवनिर्माण में दे दिया। उनकी स्मृति में दिल्ली में एक सड़क का नामकरण किया गया है पंडित दीनदयाल मार्ग के नाम से। इसके अलावा पद्म विभूषण श्री नानाजी देशमुख के मार्गदर्शन में 1968 में पंडित दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से इंस्टीट्यूट जिसमें कई रिसर्च जो है होती है। और इसके अलावा यूपी में मुगलसराय रेलवे स्टेशन जहां पर पंडित दीनदयाल जी की मृत्यु हुई थी उस रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल जंक्शन रखा गया है। इसके अलावा जितनी भी कई योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं वो पंडित दीनदयाल जी के नाम के ऊपर जो है सरकारी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ये कई कल्याणकारी योजनाएं उनके विचारों को और संबल प्राप्त देने के लिए कई योजनाएं जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो चलाई गई। तो ये इस तरह से पंडित दीनदयाल जी के ऊपर ये हमने थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास किया। अब उनका जो जीवन दर्शन है, उनका जो जीवन है, उनसे युवाओं को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? युवाओं को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए, पहली प्रेरणा है कि कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा, आपको बहाना नहीं बनाना है। उनके पंडित दीनदयाल जी के पिताजी की मृत्यु, माताजी की मृत्यु बाल्यकाल में हो गई थी और उनके सामने कई संकट आए, लेकिन उनकी जो परिकल्पना थी, एक राष्ट्र के नवनिर्माण की जो परिकल्पना थी, वो उनसे अडिग रहे। वो यानी प्रतिकूल परिस्थितियां भी उनको अपना जो लक्ष्य है उससे मार्ग से भटका नहीं पाई। इसलिए आपको
अपने मार्ग पर डटकर कठिनाइयों का सामना यदि आप करोगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। इसके अलावा दूसरा है, सीमित साधनों का प्रयोग करते हुए आप अच्छी गुणवत्ता का कार्य कैसे कर सकते हो। ये युवाओं के लिए उनके जीवन दर्शन से आपको सीखने को मिलती है कि उनके पास में सीमित साधन थे, लेकिन उनके अध्ययन काल में, उसके बाद में उनके जीवन के हर क्षेत्र में जहां भी उनको संगठन ने दायित्व दिया है वो दिया था, उन्होंने प्रत्येक लेवल पे उच्चतम गुणवत्ता रखने का प्रयास किया और सीमित साधनों का कम व्यय करते हुए और बिना दिखावे के उन्होंने गुणवत्तापूर्वक कार्य करने का जो संदेश हमारे युवाओं को प्रेरणा इनके द्वारा लेनी चाहिए। इसके अलावा निस्वार्थ राष्ट्र के लिए हमको थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है। पंडित दीनदयाल जी ने तो अपना पूरा जीवन दे दिया, लेकिन हम उतना नहीं कर पाए। तो जितना हमारे से सहयोग बनता है, जितना हम समय दे सकते हैं, हम अपने दैनिक जीवन से या दैनिक कार्य से थोड़ा सा निकालने के बाद में साप्ताहिक या दैनिक या मार्कशीट जैसा आप अपना भाव रखते हो, राष्ट्र या समाज के लिए थोड़ा सा समय आपको निकालना चाहिए। इसके अलावा सरकारी योजनाएं यदि समाज और राष्ट्र के हित में सरकारी योजनाएं हैं तो उसका पूर्णतया सहयोग करना चाहिए युवाओं को और उनका पूरा प्रचार प्रसार करना चाहिए। यदि सरकारी योजनाएं राष्ट्र हित में, मानव हित में और समाज हित में है तो उनका पूरा प्रचार प्रसार करके सरकार का साथ देना है। लेकिन इसके दूसरा पक्ष भी हमको देखना पड़ेगा कि यदि सरकारी योजनाएं वो राष्ट्र निर्माण में या राष्ट्र के हित में नहीं है या समाज के हित में नहीं है तो उनका विरोध करने से गुरेज भी नहीं करना चाहिए, उनका आपको विरोध करना चाहिए। इसलिए इन बातों का थोड़ा सा हम युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके अलावा नेतृत्व का गुण यदि आपके अंदर होगा और आत्मविश्वास होगा तो अचानक यदि आपके पास में कोई जिम्मेदारी आ जाएगी, चाहे किसी भी तरह की जिम्मेदारी हो, यदि आपके पास में आपके नेतृत्व करने का गुण है, लीडरशिप का गुण है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप अचानक आई जिम्मेदारी को आप बिना परेशानी के निर्वहन कर सकते हैं। इस तरह से उनके जीवन दर्शन से युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे जो महापुरुष जिन्होंने पूरा अपना जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पण कर दिया, ऐसे महापुरुष को एक बार पुनः नमन करते हैं। और इस वीडियो में आपने मेरे साथ में थोड़ा समय दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।